वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज ये प्लेटो महोदय से संबंधित आखिरी लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम इनके रिलेटेड 3 लेक्चर्स देख चुके हैं। इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंटों की चर्चा करने वाले हैं, जिनको हम पहले डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन एक व्यवस्थित वे में नहीं देखा है हमने। जैसे कि उनका दार्शनिक राजा, इसके कार्य, कर्तव्य और गुण वगैरह हम देखने वाले हैं। इसके अलावा उनका न्याय का सिद्धांत, और फिर इसके अलावा इनकी 2 पुस्तकें हैं, स्टेटमैन और द लॉज करके। इनको भी हम थोड़ा-थोड़ा समझेंगे और अंत में इनकी आलोचना के बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे और इसी के साथ प्लेटो वाले पोर्शन का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू का लेक्चर एक कुछ दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसके बाद सीधा हम अरस्तू महोदय के दर्शन की ओर बढ़ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और शुरुआत में चर्चा करेंगे हम इनके जो आदर्श राज्य था, इसका शासक यानी दार्शनिक राजा की। इसका निर्माण सोने से होता है, ऐसा एक मिथक प्लेटो महोदय ने राज्य में फैलाने को इन्हीं से कहा है, दार्शनिक राजा को, कि आप ये मिथक फैलाइए कि मेरा निर्माण सोने से हुआ है। भूमि और धरती से जन्मे व्यक्तियों का मिथक। इसके अलावा इन्हें कुछ 50 साल के समथिंग तक की शिक्षा की व्यवस्था भी प्लेटो महोदय ने की है। यह कानूनों और राज्य से परे होंगे, यह अधिनायक टाइप से होंगे, जैसे कि आज हम इनकी आलोचनाओं में देखने वाले हैं। कार्ल पोपर और हन्ना अरेंट कुछ ऐसे ही बोलती हैं कि सर्वाधिकारवादी और एक टोटल टेररिज्म टाइप से इनकी चर्चा करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दार्शनिक राजा से संबंधित फैक्ट और देख लेते हैं हम। तो रिपब्लिक में कहा गया है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते अथवा इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन शास्त्र के प्रति भावनापूर्ण भक्ति नहीं जाग जाती। कैसी? दर्शन के प्रति भावनापूर्ण भक्ति नहीं जाग जाती, नगर राज्य तब तक बुराई से मुक्त नहीं होंगे। आप अगर इसको ओवरऑल वे में समझे तो कुल मिला के यही कह रहे हैं कि जब तक आदर्श राज्य की स्थापना के बाद दार्शनिक राजा नहीं आ जाता, तब तक जो है राज्य से भ्रष्टाचार, भ्रष्ट सिस्टम, सरकार और लेट लती भी ये सब बंद नहीं होने वाले हैं। तो अब ये दार्शनिक राजा के गुण बताते हैं। तो गुणों में इन्होंने पहले योग्यता बताई इसकी बौद्धिक योग्यता, जो कि ये डेवलप करेंगे कुछ 50 साल की शिक्षा देके, और भिन्न-भिन्न चरणों के माध्यम से इनकी परीक्षा भी ली जाएगी, बौद्धिक परीक्षा। इसे हम देख चुके हैं। इसके अलावा न्याय, सौंदर्य और संयम के गुणों से इसे भरपूर होना चाहिए। ये भी एक गुण बताया है। आप अगर याद कर पा रहे होंगे तो प्लेटो महोदय का एक डायलॉग है सौंदर्य से रिलेटेड, सिम्पोजियम। सिम्पोजियम, आप इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिम्पोजियम में किसकी चर्चा की गई, तो कला और सौंदर्य की चर्चा या प्रेम और सौंदर्य की चर्चा इसमें मिलती है। इसके अलावा जो वास्तविक सत्य के विचार को जानता हो, आप थोड़ा-सा इसे वास्तविक सत्य के विचार को याद कर पा रहे होंगे, तो ये प्रत्यय के सिद्धांत से संबंधित है। जो सत्य का विचार है वो प्रत्यय के सिद्धांत से संबंधित है, या इसे प्रत्यय के सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी जो विचार तत्व होता है वो मुख्य होता है। भौतिक दुनिया को इतनी तवज्जो ना तो सुकरात देते हैं, ना ही प्लेटो देते हैं। इसके बाद अरस्तू महोदय ज़रूर हुए, वो हालाँकि दोनों चीज़ों के संयोजन के लिए जाने जाते हैं, भौतिक तत्व और आत्म तत्व। लेकिन जहाँ तक बात प्लेटो की करें, तो वो विचार तत्व को या प्रत्यय तत्व को ऊपर रखते थे। और उसी की तरह दार्शनिक राजा के माध्यम से आदर्श राज्य की स्थापना के लिए सतत प्रयास करते रहे। इसके अलावा दार्शनिक राजा के लिए कुछ विशेषाधिकार भी थे। अगर अ, इतना योग्य होगा या उसको 50 साल की शिक्षा दी जाएगी और हम राजा बनाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ योग्यताएँ भी रखेंगे और कुछ विशेषाधिकार भी देंगे होंगे फिर। विशेषाधिकारों में बात करें तो ये कानून की परिधि से परे होगा। इवन मैं ऐसे कह सकता हूँ कि राज्य की परिधि से भी परे होगा। हम इसके दर्शन को पढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि इसे राज्य से भी ऊपर स्थापित कर दिया गया है। अगर ये कानून से परे होगा तो ऑटोमैटिकली राज्य से परे चले जाएगा, जो कि किसी बेड़ियों में भी नहीं जकड़ा जाएगा। हैं हालाँकि इस पे कुछ प्रबंध, शिक्षा और साम्यवाद और धन संपत्ति से संबंधित कुछ अंकुश ज़रूर लगा है, लेकिन बेसिकली ये निरंकुशवादी ही होगा। इसके अलावा जो राजा अपने कर्तव्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं, इसी वजह से आज हम जो इनकी आलोचना देखने वाले हैं वो की जाती है, हन्ना आरेंट और कार्ल पोपर के द्वारा। इसके अलावा दार्शनिक राजा में विवेक की अधिकता होगी। ये विवेक, या इसी को हम बुद्धि तत्व भी बोलते हैं। तब जब हम वर्गों का निर्माण देख रहे थे, तब हमने देखा था जो अ,
सैनिक वर्ग होता है, उन्हीं में जिस व्यक्ति समूह के पास बुद्धि तत्व की अधिकता होती है, उसे शामिल कर लिया जाता है शासक वर्ग में। और इन दोनों वर्गों को मिलाकर ही संरक्षक वर्ग का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ कर्तव्य भी बताए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तरदायित्व तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कर्तव्य ज़रूर है राजा के। प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना, यानी ये न्याय से संबंधित है और कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। ज़ाहिर-सी बात है, पूरे राज्य की बागडोर इन्हीं के हाथ में होगी और शिक्षा पे विशेष बल दिया है प्लेटो महोदय ने, तो शिक्षा का संचालन इनका एक प्रमुख कर्तव्य भी होगा। इसके अलावा धार्मिक विश्वासों को नियंत्रण करना। जी हाँ, ये थोड़ी-सी बात आज के लिए भी प्रासंगिक है। और आइए तो इस पुस्तक को भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट्समैन से। प्लेटो महोदय रिपब्लिक के बाद जो अपना दूसरा ग्रंथ लिखते हैं, वो स्टेट्समैन ही है। मुख्य रूप से इसमें एक नए शासक की चर्चा करते हैं जिसे राजमर्मज्ञ कहा जाता है, जो कि दार्शनिक राजा से कुछ अलग होगा। इसे इसके लिए बोलते हैं कि इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की हैं, वो बुद्धि की ना होके अलिखित देवीय नियमों का ज्ञान होना चाहिए इसे। देवीय नियमों और परंपराओं का ज्ञान इसको होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो मुख्य बात है वो एक तो ये है कि इसमें राजमार्मज्ञ के शासन की बात की गई है और दूसरी जो मुख्य बात है, वो है इसमें 6 प्रकार के राज्यों का वर्णन भी मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कि आज भी प्रासंगिक है। आप अगर इस सिद्धांत को वर्तमान परिदृश्य पे भी लगा के देखते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि आज भी कुछ उसी हद तक राज्यों का संचालन हो रहा है, कुछ उसी प्रकार से हम राज्यों का वर्गीकरण आज भी कर सकते हैं। और ये इसके बाद भी प्लेटो से लेके इस वर्गीकरण को फिर इसको अरस्तू ने अपनाया और फिर मैकियावेली तक भी इस सिद्धांत की मान्यता रही है। मैकियावेली तक भी इस सिद्धांत की मान्यता मानी जाती है। तो आइए इसे हम समझ लेते हैं। एक बात और याद रखिए, यहाँ ये 6 प्रकार के राज्य हैं। कहीं-कहीं इसको लेके एक जो प्लेटो का आदर्श राज्य है, इसे भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो ये 7 प्रकार के राज्य हो जाते हैं। 6 प्रकार के ये आज हम समझने वाले हैं और एक आप पहले समझ चुके हैं आदर्श राज्य को। तो आइए देख लेते हैं। बेसिकली जो राज्य के प्रकार हैं, वो 3 आधार हैं उसके। एक तो उसकी संख्या कि शासक लोग कितना है। एक है कि एक ग्रुप समूह शासन कर रहा है या फिर बहुत सारे लोग शासन कर रहे हैं। एक व्यक्ति शासन कर रहा है, कुछ व्यक्ति या समूह शासन कर रहा है या बहु व्यक्तियों का शासन है। यानी कि जो डेमोक्रेसी में होती है वो जनता का शासन टाइप से माना जाता है, तो उसकी भी चर्चा प्लेटो महोदय ने की है। इसके अलावा 2 इसके आधार और हैं वर्गीकरण के। एक तो कानून से संचालित हो रहा है राज्य या फिर कानून से ना संचालित होने वाले राज्य। तो इस हिसाब से प्लेटो महोदय 6 राज्यों का वर्गीकरण करते हैं। अगर कोई राज्य एक व्यक्ति का शासन है उसमें और वो कानून के हिसाब से चल रहा है, तब उसे मोनार्की कहा जाता है। और इसके अलावा अगर वो शासन एक ही व्यक्ति का है, लेकिन वो इस स्टेज से उठकर टायरेनी पे पहुँच जाए, यानी निरंकुश तंत्र पे, यानी वो कानून के हिसाब से ना चले, तो उसे निरंकुश तंत्र या टायरेनी कहा जाता है। इसके बाद अगर एरिस्टोक्रेसी, इसमें एक समूह शासन करता है और जिसे कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। इसमें शान-ओ-शौकत नहीं होती है, हालाँकि और ये सत्ता से स्थायी रूप से जुड़ा नहीं रहता, बल्कि इसकी अपेक्षा अगर ये कानून व्यवस्था बिगड़ जाए राज्य में, तो फिर ओलिगार्की की स्थापना होती है। ये निरंकुश होते हैं और कानून के हिसाब से इनका शासन नहीं चलता, जबकि एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र में कानून के हिसाब से शासन चलता है। इसके अलावा प्लेटो महोदय बात करते हैं, अगर बहुव्यक्ति का शासन है, तो उस राज्य को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। एक जहाँ कानून के हिसाब से शासन चल रहा है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है और यदि कानून के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है, तो उसे अतिवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड 2 मुख्य चीज़ें हैं। इसमें पहली है इनका चक्र। जी हाँ, इनका चक्र समझ लीजिए, ये आपको आगे भी काम आने वाला है। इसे ऐसे समझिए कि पहले एक राज्य था और
वो कानून के हिसाब से शासन कर रहा था, वहां एक व्यक्ति था, लेकिन फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया और राजगद्दी पर पूरी शक्तियां हड़प कर उसने शासन कर लिया। चूंकि अब वह किसी की दूसरी गद्दी हड़प हड़प कर या षड्यंत्रों के द्वारा शासन करने आया है, तो जाहिर सी बात है कि वो कानून के हिसाब से नहीं चलेगा, वो एक भय और आतंक के माहौल में पूरा शासन चलेगा वहां पे, भय और आतंक। जी, आतंक और भय के अनुसार पूरा शासन चलेगा। इसके बाद एक दरबारी गुट अगर वहां से उठ के खड़ा हो जाए या जनता में से, जो उसके भय और आतंक को समाप्त करके पूरी शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ले, तो फिर कहीं ना कहीं उसे जनता का सपोर्ट चाहिए, तो कानून के हिसाब से वो शासन चलाएगा। टायरनी को खत्म करके वो एरिस्टोक्रेसी ले आएगा। अब ये लोग अगर भ्रष्ट हो जाएं या इसका भी छोटा सा और ग्रुप बन जाए, ग्रुप के अंदर सब ग्रुप में डिवाइडेशन हो जाए और ये इनकी निष्ठाएं परिवर्तित हो जाएं, जनता के प्रति ना होकर खुद के प्रति हो जाए और सत्ता में स्थायित्व की तलाश करने लगे अगर ये वर्ग, तो इसे ओलिगार्की कहा जाता है। अब ओलिगार्की चूंकि एक समूह द्वारा कानून सम्मत शासन नहीं चलाया जा रहा है, इसके लिए वहां पे एक जनता की मांग होगी और वो वहां डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ से शासन निकल के बहुत सारे लोगों के शासन में हाथों में शासन आ जाएगा और इसके द्वारा बहु व्यक्तियों का शासन होगा और इसे डेमोक्रेसी कहा जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में भी चूंकि समानता की मांग बड़ी होती है, तो यहाँ भी एक्सट्रीम डेमोक्रेसी स्थापित हो जाएगी और ये फिर शासन कानून के हिसाब से नहीं चलाया जा सकेगा। और फिर इसके बाद भी जब पूरे में अराजकता का माहौल होगा और फिर किसी एक व्यक्ति का उदय होगा यहाँ से और फिर वो अपने हाथ में शासन लेगा और कानून के हिसाब से शासन चलाएगा, तो इसे फिर से मोनार्की की स्थापना हो जाएगी। तो ऐसा चक्रीय सतत चलता रहता है। इसके अलावा दूसरी चीज ये भी है कि जो चाहे सुकरात हो या प्लेटो हो, ये कोई भी लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। जी हाँ, कोई भी लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। ये राजशाही के समर्थक थे या मिश्र संविधान के समर्थक थे, मिश्रित राज्य व्यवस्था के समर्थक थे, जहाँ एक कुलीन वर्ग ही शासन सत्ता संचालित कर सकता है। और एक बात और, अरस्तु ने भी इस मॉडल को स्वीकार किया, जैसे कि हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। और इस शासन व्यवस्थाओं में प्लेटो महोदय कुछ हायरार्की भी स्थापित करते हैं, पद सोपान, और इन्हें अच्छे और बुरे की मार्किंग करते हैं। तो वो कानून से संचालित राज्यों में जो पहला स्थान देते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य, वो राजतंत्र को मानते हैं, और सबसे निकृष्ट जो कि लोकतंत्र को मानते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं, कानून से संचालित होने वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य माने जाते हैं राजतंत्र यानी मोनार्की, और सबसे निकृष्ट डेमोक्रेसी, और जो कि कुलीन तंत्र होगा एरिस्टोक्रेसी, इसे बीच में रखते हैं। इसी के साथ अगर जो राज्य कानून के हिसाब से संचालित नहीं हो रहे हैं ना, तो उसमें जो निकृष्ट राज्य है, इसके हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ राज्य हो जाता है, यानी एक्सट्रीम डेमोक्रेसी उसका नंबर 1 राज्य हो जाएगा, यानी सबसे अच्छा है फिर ये, यही होना चाहिए। और सबसे खराब राज्य की जो संकल्पना देते हैं, वो निकृष्ट यानी टायरेनी को देते हैं, और ओलिगार्की वो एरिस्टोक्रेसी की जैसे बीच में ही रखते हैं। आइए अब स्टेट्समैन की चर्चा के बाद प्लेटो की एक किताब की और थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, और उसमें भी एक संस्था आएगी, न्यासी परिषद, यानी नॉर्टर्न काउंसिल, वो उसकी भी थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं द लॉज के माध्यम से। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं द लॉज के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द लॉज में वर्णित राज्य, यानी इसमें जो राज्य का वर्णन किया गया है, उसे प्लेटो का उप-आदर्श भी कहा जाता है। आप यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, आप बस इसे थोड़ा-सा ऐसे ही दिमाग में डाल लीजिए, समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जब अरस्तू की चर्चा करेंगे तभी आपको इसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज़ें, कि जो प्लेटो का उप-आदर्श राज्य, प्लेटो का उप-आदर्श राज्य, इसकी तुलना की जाती है, इसकी समानता बिठा ली जाती है, जो अरस्तू महोदय हैं, उनके आदर्श राज्य से। जी हाँ, जो अरस्तू महोदय का आदर्श राज्य है, वो प्लेटो का उप-आदर्श है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेसिकली कथन में करके पूछा जाता है कि क्या सही और क्या गलत है, तो ऐसा पूछा जाता है। प्लेटो का आदर्श राज्य अरस्तू का आदर्श राज्य है।
आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं दालौस के बारे में। यह उनकी अंतिम रचना है, लगभग ये उनकी मृत्यु के वर्ष ही लिखी गई थी और ये उनका सबसे लंबा ग्रंथ है। जी हाँ, इस दौर में अरस्तु कुछ व्यवहारिक हो चले थे और वहाँ सिराक्यूज़, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में चर्चा की थी, सिराक्यूज़ राज्य की 2 असफलताओं के बाद उन्होंने दार्शनिक राजा बनाने का सपना छोड़ दिया। अब वह कानूनों की बात करने लगे थे और व्यवहारिक के धरातल पर उतर आए थे और जो कि रिपब्लिक है उसे बादलों का नगर भी कहने लगे थे। इसके अलावा इसमें 4 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा की गई है और अरस्तु की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, वो प्लेटो महोदय के द लॉस से व्यापक समानता रखती है। आप थोड़ा-सा कनेक्ट कर पाए होंगे कि यहाँ इसी की बात हो रही थी कि जो पॉलिटिक्स किताब है और इस पॉलिटिक्स में जो जिस राज्य का वर्णन किया है, वो द लॉज़ में वर्णित प्लेटो के आदर्श से मेल खाता है। जी हाँ, इसके बाद इसी ग्रंथ में प्लेटो कानून को मन की उपज कहता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मन की उपज कानूनों को किस ग्रंथ में कहा गया है, तो इसका आंसर होगा द लॉज़। इसके अलावा द लॉज़ में कुछ अच्छे सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है, जिन्हें हम थोड़ा-सा शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रमुख सिद्धांत, इसमें आत्म संयम का महत्व बताया गया है। चूँकि आप देख चुके होंगे कि प्लेटो महोदय व्यवहारिक के धरातल पर उतर आए हैं और उन्होंने बादलों का नगर यानी रिपब्लिक और अपना आदर्श राज्य की संकल्पना छोड़ दी है। उसी के साथ आदर्श राज्य के साथ जो एक संकल्पना थी, साम्यवाद की संकल्पना, जो कि थोड़ी-सी कठोर मानी जाती है, उसका उन्होंने परित्याग कर दिया और इसकी आलोचना इनके शिष्य अरस्तु ने भी की थी साम्यवाद की। तो इन्होंने अंतिम दौर में अपनी ज़िंदगी के साम्यवाद की संकल्पना को त्याग दिया और आत्म संयम की ओर बढ़ चले। इसके अलावा कानूनों के महत्व की बात की गई है। जैसा कि आप याद कर पा रहे हो कि रिपब्लिक में उसका राजा था वो कानूनों से ऊपर था, लेकिन इसमें उसे कानूनों के दायरे में लाया जाएगा जो भी राजा होगा और दार्शनिक शासक और दार्शनिक बुद्धि की जगह कानूनों के महत्व की चर्चा होने लगी थी। इसके अलावा एक मिश्र संविधान की भी संकल्पना प्लेटो महोदय लेके आए थे। रिपब्लिक को छोड़ के अब वो राज्य में मिश्र संविधान लागू करने वाले हैं। इसके अलावा एक थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये नॉर्टर्निंग काउंसिल, इसका थोड़ा-सा हम डिटेल देख लेते हैं। ये जो किताब है द लॉज़, इसके आखिरी पेजों पे इसका वर्णन किया गया है। ये 10 लोगों की एक समिति टाइप से होती थी और इसकी मीटिंग रात में होती थी इंटरेस्टिंगली, और ये पारिवारिक मामलों को देखती थी बेसिकली। और इसके अलावा ये कानूनों से भी ऊपर थी और ये जो वहाँ के राजा हैं, उसके भी निर्णय को बदलने की शक्ति रखती थी, राजा के ऊपर भी कंट्रोल करने का ये काम करती थी। और इसके अलावा कुछ राज्य की स्थितियों की भी प्लेटो महोदय ने अंतिम रूप से चर्चा की थी, क्योंकि राज्य की स्थिति इन्होंने भौगोलिक स्थिति समुद्र से दूर उचित मानी है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि एक तो समुद्री मार्ग से हमला होगा तो राज्य की सुरक्षा की जा सकेगी, और दूसरा, अगर समुद्र से सीमा लगेगी तो लोग व्यापार के चक्कर में पड़ेंगे। इसकी अपेक्षा उन्होंने कृषि को ज़्यादा महत्व दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में इन्होंने कृषि को प्राथमिकता दी है और व्यापार को ये हेय दृष्टि से देखते थे। इसके अलावा राज्य की जननांकिकी यानी जनसंख्या के बारे में भी इनके क्लियर कट विचार थे कि राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए, 5040। अब द लॉस के बाद हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं। हालाँकि हम पिछले लेक्चर्स में 2-3 बार न्याय के सिद्धांत की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा एक टॉपिक के रूप में और इसके प्रकार के रूप में थोड़ा इसे डिटेल में समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं प्लेटो के न्याय की संकल्पना। जी हाँ, तो पहले इसका थोड़ा-सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। चूँकि अगर इस गोले को हम प्लेटो का आदर्श राज्य मान के चलें, जो कि न्याय की संकल्पना से संबंधित है, तो इसमें एक व्यक्ति होंगे और व्यक्ति के बृहद रूप ही राज्य होंगे। जी हाँ, 3 वर्ग बन चुके हैं, एक शासक वर्ग, एक सैन्य वर्ग और एक उत्पादक वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों की पहचान करके शामिल होगा और कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत अपने वर्ग के कार्यों को संपन्न करेगा और दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी अहस्तक्षेप का सिद्धांत। इसी को साझे रूप से न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। आई होप आप रिकॉल कर पाए होंगे। इसके अलावा जो
तत्कालीन समय में न्याय की संकल्पना चलती थी, उसका भी प्लेटो महोदय ने खंडन करके फिर अपने नए सिद्धांत की प्रतिपादन किया। और आप थोड़ा-सा याद कर पा रहे होंगे कि जितना भी प्लेटो और चाहे उनके गुरु सुकरात हों, दर्शन या अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, वो उसके लिए उन्होंने पहले जो सोफिस्ट होते थे, जिनका तत्कालीन समाज में प्रभाव हुआ करता था, उनके सिद्धांतों का खंडन करके फिर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो ऐसे ही जब उन्होंने न्याय की संकल्पना की स्थापना की थी, उसके पहले तत्कालीन एथेंस में कुछ 3 न्याय की संकल्पनाएँ चलती थी। उनका खंडन किया और फिर अपने न्याय के सिद्धांत की स्थापना की। तो थोड़ा-सा उसे भी समझ लेते हैं, कभी-कभार ये पूछा जाता है। बेसिकली आप इन तीनों को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई शिक्षक क्लास में पढ़ाने आ रहा है, तो प्लेटो को हम शिक्षक समझ लेंगे और उनके पहले जो मास्टर्स या जो स्टूडेंट के मन में किसी टॉपिक को लेके सवाल होते हैं, पहले उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए, आप इस टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं? तो पहले सेफिलस से पूछा गया, बताओ तुम न्याय के बारे में क्या समझते हो? फिर सोफिस्ट थ्रेसिमैक्स से पूछा गया, बताओ तुम क्या समझते हो न्याय के बारे में? इसके अलावा अंतिम में जो कि ग्लूकोन, प्लेटो का भाई है, इससे सुकरात पूछते हैं कि आप न्याय के बारे में क्या समझते हैं या न्याय से क्या जानते हैं? तो फिर इन्होंने अपने-अपने तर्क रखे, वितर्क रखे और अंत में प्लेटो एक निश्चित तर्क तक पहुँच जाते हैं और फिर एक न्याय के सिद्धांत की स्थापना करते हैं। तो बेसिकली यही कहानी थी। इसके अलावा थोड़े-से इनके बारे में हम समझ लेते हैं। जो सबसे पहला न्याय का विचार है, वो है परंपरागत न्याय का विचार। इससे 2 लोग जुड़े थे, एक सेफलस और दूसरा पॉलीमार्कस। ये पिता-पुत्र की जोड़ी है, तो याद रखिएगा सेफलस और पॉलीमार्कस। अ, सेफलस और पॉलीमार्कस क्या बोलते हैं? सेफलस बेसिकली बोलता है कि सत्य बोलना, एक तो सत्य बोलना और दूसरा कर्ज चुकाना न्याय है। ओके, एक सत्य बोलना और कर्ज चुकाना ही न्याय है। जबकि पॉलीमार्कस बोलता था कि न्याय मनुष्य को वह देना है जो उसके लिए उचित हो। और तो फिर जब प्लेटो महोदय इनका क्रिटिसिज़्म करते हैं कि कभी-कभार सत्य बोलने से भी ज़िंदगी संकट में पड़ जाती है, और तो यह न्याय कैसे हो गया किसी व्यक्ति के साथ? अगर उसी की की ज़िंदगी आपने संकट में डाल दी सत्य बोल के, तो उसके साथ न्याय कैसे हुआ? या फिर कोई अयोग्य व्यक्ति राजा की गद्दी माँगने लगे, जैसे पॉलीमार्कस बोलता था, तो फिर ये भी कैसे न्याय हुआ जबकि वो तो अयोग्य है, तो ये तो न्याय नहीं हुआ ना? इसके अलावा अब सोफिस्ट की बारी आई। सोफिस्ट में थ्रेसिमैक्स महोदय आए। इनके सिद्धांत को उग्रवादी या अमूलवादी भी बोलते हैं। अभी आप समझ जाएँगे कि मैंने उग्रवादी या अमूलवादी सिद्धांत क्यों बोला। ये बोलते थे जिसकी लाठी उसी की भैंस, कायदे से मतलब शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। जी हाँ। ये कुछ ऐसे न्याय को परिभाषित करने की कोशिश करते थे कि जो शक्तिशाली है उसी का हित न्याय है। तो फिर ये जो कि कमज़ोर जनता है तो उसके ऊपर अत्याचारों को निमंत्रण दे रहा है ये तो। तो ये भी इनका सिद्धांत सुकरात महोदय ने खारिज कर दिया। इसके अलावा एक और समझौते के माध्यम से कृत्रिक रूप से उत्पन्न न्याय का विचार सामने आया, जो कि ग्लूकोन के द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा कि जो है वो न्याय है, न्याय भय का शिशु है, मतलब जहाँ डर उत्पन्न होता है वहीं न्याय आता है। ये भय का शिशु है और कमज़ोरों की आवश्यकता है। तो ये कुल मिला के थ्रेसिमैक्स महोदय से उल्टा हो गया कि ये तो शक्तिशाली का हित ही न्याय बोलते थे और ये कमज़ोरों की आवश्यकता बता रहे हैं। तो कुल मिला के ये भी खारिज हो गया। फिर इसके बाद प्लेटो महोदय ने अपने न्याय की संकल्पना की स्थापना की कि इंसान जो अपने आंतरिक गुणों को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग काम करे, यही न्याय है। और फिर उन्होंने इसे 2 भागों में विभाजित भी किया है। आप देख सकते हैं उसके पहले प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। आत्मा का सद्गुण किसने कहा है न्याय को? वह व्यक्तित्व के मूल में रहता है, यानी अंदर रहता है। ठीक है? वह न्याय को आत्मा का चौथा गुण मानते थे। 3 गुण आपने देख लिए होंगे, बुद्धि, साहस और संयम। इसके अलावा ये चौथा गुण है न्याय, और इसे अ जोड़ने वाला गुणों वाला बताया है फोस्टर महोदय ने। इसके अलावा प्लेटो महोदय ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो सामाजिक न्याय और दूसरा व्यक्तिगत न्याय। जी हाँ, थोड़ा-सा इन्हें भी देख लेते हैं। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्रत्येक व्यक्ति
अपनी आत्मा के प्रधान तत्व के अनुरूप कार्य करेगा तो उसे व्यक्तिगत न्याय कहा जाएगा, जो कि वर्गों के निर्माण से संबंधित है। आप समझ गए होंगे कि आपके आत्मा में जो गुण है उसी के अनुसार काम करिए और वर्ग में रहिए और अपने वर्ग के अलावा किसी वर्ग के काम में हस्तक्षेप ना कीजिए। इसी के अलावा समाज के 3 वर्ग, प्रशासक, सैन्य और उत्पादक वर्ग, अपने विशिष्ट कार्यों का संपादन करते हुए सामाजिक समझौता बनाए रखते हैं। यही सामाजिक न्याय है, यानी आप हस्तक्षेप ना करें। इसे कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वही यहाँ से सामने आता है, जो कि सामाजिक न्याय है। चलिए, इसके अलावा एक चीज और है, थोड़ी सी याद आ गई, जो सोफिस्ट महोदय थ्रेसिमाकस का न्याय का सिद्धांत है, ये कुछ कार्ल मार्क्स से मिलता है। कार्ल मार्क्स भी ऐसे ही बोलते थे कि समाज में जो भी विचार चल रहे हैं या जो भी विचारधारा होती है वो शासक वर्ग की होती है, शोषित वर्ग की कोई विचारधारा नहीं होती है, और शासक वर्ग अपनी विचारधारा शोषित वर्ग पर थोपता है। इसी के अलावा जो ग्लूकोन महोदय न्याय को इंटरप्रिटेट करते हैं, वो हॉब्स जैसे करते हैं कि वो आत्मरक्षा के लिए काम करते हैं हॉब्स, और आत्मरक्षा को ही सर्वोच्च आवश्यकता मानते हैं। वैसे ही ग्लूकोन भी कहते हैं कि कमजोर की आवश्यकता और भय का शिशु न्याय है। तो आप आई होप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम कुछ प्लेटो महोदय की आलोचनाएं भी देख लेते हैं। जी हाँ, आलोचना और उनका मूल्यांकन। आपको अगर पिछले लेक्चर का याद हो तो मैंने जहां साम्यवाद पढ़ा रहा था वहीं पढ़ाया था, इनका सबसे बड़ा आलोचक है इनका शिष्य अरस्तु। सबसे बड़ा आलोचक, ये बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख आलोचक, सबसे बड़ा और प्रमुख आलोचक इनके शिष्य अरस्तु ही हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब प्लेटो महोदय का अंतिम दिन आने लगे तो जो कि प्लेटो की अकेडमी थी, वहां पे लोग कहने लगे थे कि शायद प्लेटो के साथ ही दर्शन का अंत हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी बात होती थी तो वहीं अरस्तु महोदय भी हुआ करते थे, वह भी प्लेटो की अकेडमी में पढ़े हैं, तो वो कहते थे नहीं, प्लेटो के साथ दर्शन का अंत नहीं होगा, अभी मैं जिंदा हूँ। वही टाइगर जिंदा है टाइप से, कि अभी दर्शन नहीं जाएगा। तो सबसे बड़े आलोचक वही थे। आइए अब कुछ और अन्य आलोचनाएं भी देख लेते हैं। एक महोदय हुए कार्ल पोपर। आपको शायद ये नाम थोड़े अजीब लगे या पहली बार सुने तो अजीब लगे, लेकिन हाँ, आप जैसे ही दर्शन को पढ़ेंगे और विचारों को और फिर सिद्धांत में भी ये सब काम आएंगे, तो इन सबसे आप फैमिलियर हो जाएंगे, एक चित्र बन जाएगा। आप काम कर सकते हैं कि इन्हें थोड़ा सा मोबाइल पे खोल के गूगल पे सर्च कर लीजिए, फोटो वगैरह देख लीजिए 2-4, तो आपके मन में छवि बन जाएगी, आगे आपको काम आएगी। इनकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। आप किताबों के नाम इंग्लिश में ही याद करिएगा, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। यानी खुले समाज और उसके दुश्मन। मैं प्लेटो को परिवर्तन विरोधी, प्रजातंत्र विरोधी और खुले समाज का दुश्मन माना गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने बेसिकली 3 लोगों को खुले समाज का दुश्मन माना था। एक तो प्लेटो हो गए, दूसरे हीगल और तीसरे कार्ल मार्क्स और प्लेटो। ठीक है, और चूंकि ये एक टाइप से और खुले समाज के दुश्मन हुए क्योंकि ये तीनों अपनी आदर्श पर ले जाके विकास को रोक देते हैं। जैसे प्लेटो महोदय बोलते हैं कि हमें आदर्श राज्य की स्थापना करनी, तो ये इनका आदर्श हो गया। मार्क्स महोदय बोलते हैं कि हमें साम्यवाद लाना है, तो ये उनका आदर्श हो गया, ये सर्वोच्च शिखर हो गया। इसके बाद ये चीजों को खत्म कर देते हैं, विकास की गति को रोक देते हैं। इसके अलावा हीगल महोदय जो है राष्ट्र राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ भी ये सर्वोच्च बिंदु पर आकर रुक जाते हैं। इसलिए खुले समाज के दुश्मन है, ये परिवर्तन विरोधी। अगर हीगल महोदय के अनुसार राष्ट्र राज्य की स्थापना होगी तो परिवर्तन ये बंद कर देंगे करना, और कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद आ गया तो फिर परिवर्तन समाज में बंद हो जाएंगे। ऐसे ही प्लेटो महोदय के अनुसार अगर दार्शनिक शासक आ गया तो फिर परिवर्तन बंद हो जाएंगे, इसलिए ये इसे परिवर्तन विरोधी कहते हैं। इसी के अलावा प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का प्रणेता भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। कार्ल पोपर महोदय ने सर्वाधिकारवाद का प्रणेता कहा है। इसके अलावा एक महोदय और है, बारकर महोदय, इन्हें भी आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। इन्होंने प्लेटो के दार्शनिक राजा का मूल्यांकन करते हुए उसे प्रबुद्ध निरंकुशतावादी, इनलाइटमेंट टायरेनी और विवेकशील अधिनायकवादी कहा है। आप दोनों टर्म याद रखिए, प्रबुद्ध निरंकुशतावादी और विवेकशील अधिनायकवादी कहा है। इसके अलावा हन्ना आरेंट हुई है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, याद रखिएगा। अब
प्लेटो को दार्शनिक फासीवादी का प्रणेता माना है। इसके अलावा चैपमैन ने प्लेटो को इंद्रजालिकाओं का राजकुमार कहा है। इमर्सन ने कहा है कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, यानी यहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। और जैसे कि अकेडमी में रहने वाले अन्य छात्र कहा करते थे कि प्लेटो के साथ दर्शन का अंत हो जाएगा, लेकिन फिर अरस्तु महोदय इसको रोकते थे कि नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। इसके अलावा मैक्सी महोदय कहा करते थे कि प्लेटो फर्स्ट यूटोपिया है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तीनों कुछ मिला के एक ही टाइप के इंसान हैं, एक जैसी बातें करते हैं। तीनों वेस्ट के ही दार्शनिक हैं, और कार्ल पोपर, बारकर और हन्ना अरेंट। इनमें से जहां तक मुझे कंफर्म याद आ रहा है, हन्ना अरेंट तो पक्का यहूदी थी, शायद इनमें से कार्ल पोपर या बारकर में से भी कोई एक यहूदी था। हन्ना अरेंट बेसिकली जर्मन यहूदी थी, जो हिटलर ने जो होलोकास्ट किया था, महाविध्वंस होलोकास्ट, उससे डर से ये जर्मनी से भाग गई थी और फिर ये अमेरिका में रहने लगी थी। और चूंकि इन्होंने जर्मनी का जो सर्वाधिकार देखा था, सर्वाधिकारवाद, तो इसकी इन्होंने ताउम्र अपने लेखन में, इनके दर्शन में इसी की छाप देखती है, इसी की आलोचना दिखती है। चलिए, तो मूल्यांकन के साथ अब हम प्लेटो महोदय का अंत करते हैं और इसके रिलेटेड एक पीवाईक्यू का सेशन और एक एमसीक्यू का सेशन, या फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें जल्द से जल्द लाया जाए। और इसके बाद हम अगले लेक्चर्स में अरस्तू की चर्चा करने वाले हैं, और जो कि अभी तक प्लेटो महोदय की जितनी चर्चा हुई है, जितने भी नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक व्यवस्थित प्रिंटेड नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। तो आप उसे जरूर देखें, एक बार जरूर देखें, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़े हैं मैंने, किताबें वगैरह भी दी हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।